So let's flashback for a while. कुछ अतीत की कलियों में मैं अपने पन्ने पलटता हूँ. It was summers of 1996, month of May, when I did my happiness course. उस समय उसको बेसिक कोर्स कहा जाता था और आर्ट ऑफ लिविंग का की दुनिया में वो मेरा पहला कदम था. और उसका बैकग्राउंड में थोड़ा आप लोगों को कहना चाहूंगा कि मेरा उस समय 10th सीबीएसई साइंस का ये बोर्ड एग्जाम फिनिश हुआ था और 11th के बीच में जो वेकेशन पीरियड होता है वो चल रहा था. और मेरा मैथ्स का पेपर 10th में बोर्ड एग्जाम बहुत मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से खराब हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फेल हो जाऊंगा मैथ्स में. एंड थ्रू आउट मैं मेरी पूरी स्कूलिंग में और एकेडमिक्स में आई वाज ए टॉपर. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब कैसे दुनिया को मुंह दिखाऊंगा कि 10th में बोर्ड में मैथ्स में फेल होने वाला है. और मैं इतना नर्वस था कि अपने आप को रूम में बंद करके किसी से बात नहीं करना. एंड आई वाज जस्ट लाइक शिवरिंग. एंड जैसे जैसे रिजल्ट्स के डेट पास आ रहे थे आई वाज लाइक नो लूजिंग माय हार्ट बीट. ऐसा इट वाज अनबिलीवेबल प्रेशर. एंड उसी समय मुझे मेरी सिस्टर ने बोला कि वो ये आर्ट ऑफ लिविंग का एक कोर्स करने वाली है तो तू भी चल मेरे साथ. तो मैं मेरी सिस्टर की बात सुन के चला गया और बैठा कोर्स में. और एक अद्भुत सा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हुआ उस 6 दिनों में कि उसके बाद तो द रेस्ट इज हिस्ट्री. 11th जब मेरा 10th का रिजल्ट आया तो मेरे साइंस में 100 आउट ऑफ 100 थे बोर्ड एग्जाम में, फुल मार्क्स. बाकी सारे सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छे थे पर मैथमेटिक्स में मेरे 71 मार्क्स थे. बट अगेन 71 इज डेफिनेटली नॉट क्लोज टू फेल. बट फॉर मी मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो बहुत ही खराब मार्क्स है. एंड आई वाज फीलिंग वेरी अशेम्ड कि मैं स्कूल कैसे जाऊंगा, टीचर्स को कैसे फेस दिखाऊंगा. एंड आई वाज फीलिंग वेरी बैड एंड लो. एंड दैट इज हाउ ये आर्ट ऑफ लिविंग का जो मैंने कोर्स किया था उसमें मुझे स्ट्रेंथ मिली. तो ये गुरु स्टोरी तो वहीं से शुरू हो जाती कि मेरे एकेडमिक्स में एक ये फाउंडेशन के जैसे इसने काम किया. मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि सब लोग मुझे बोल रहे थे कि तो आर्ट्स लेना, क्योंकि हिंदी में या सोशल साइंस में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे. हालांकि साइंस में भी मेरे 100 आउट ऑफ 100 थे, बस साइंस स्ट्रीम लेने पे मैथ्स का बहुत होता है यूज. तो कई सारे लोग बोल रहे थे कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, मगर मैथ्स मत लो, ये साइंस. तो मैंने फिर अल्टीमेटली डिसीजन लिया कि नहीं, मैं साइंस स्ट्रीम ही चूज करूंगा और उसमें भी मैथ्स वाला लूंगा. एंड सो द स्टोरी गोज लाइक दिस कि 12th में जब मैंने बोर्ड का रिजल्ट आया तो आई टॉप द एंटायर स्टेट ऑफ गुजरात इन माय सीबीएसई. एंड फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरा मैथ्स का रिजल्ट था वो ऑल ओवर इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स था. सीबीएसई बोर्ड gave me so that was like the kind of self confidence which I got by doing Sudarshan Kriya. That was my first experience of Sudarshan Kriya. And I was feeling on the top of the world कि मुझे गुरु मिल गए और गुरु की शक्ति से मैं कुछ भी पा सकता हूँ. एक आत्मविश्वास ऐसा आ गया अंदर कि लग रहा था कि अब कुछ भी जीवन में असंभव नहीं है. और इस प्रकार से फिर जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आईटी में इंजीनियरिंग किया. यहाँ पे अहमदाबाद में निर्मा यूनिवर्सिटी है एसजी हाईवे पे, वहां से किया है. उसमें भी मेरे को हर एक सेमेस्टर में अच्छी मेरिट पोजीशन आ रहे थे. इंजीनियरिंग के बाद मेरा टीसीएस में कैंपस प्लेसमेंट हुआ और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में भी मुझे कई सारे मेरे एम्प्लॉयर ने अवार्ड्स दिए थे मेरे परफॉर्मेंस को लेके. एंड एवरीथिंग वाज गोइंग गुड. बट सडनली ऑन वन नाइट समथिंग अकर्ड इन माय लाइफ व्हिच चेंज्ड माय लाइफ फॉरएवर. और एक ऐसा तूफान आया और ऐसा हुआ था कि मैं वॉशरूम से बाहर आ रहा था और आई फेल डाउन एंड आई कुड नॉट गेट अप ऑन माय फीट. कई बार ट्राई किया मैंने
और हर बार गिर जा रहा था। फिर किसी तरह से मैंने माँ को बुला के किसी मदद लेके मैं अपने बेड पे सोया जाके, और अगले दिन मॉर्निंग में वापस आई वॉज नॉट एबल टू गेट अप ऑन माई फीट। पाँव में जैसे कुछ पावर ही नहीं बचा था, ऐसा लग रहा था। फिर लगा कुछ गड़बड़ है और न्यूरोसर्जन्स को बुलाया। न्यूरोसर्जन्स ने जब मेरा चेकअप किया तो उन्होंने तुरंत ही एग्जामिन करते ही बोल दिया कि ये तो पैराप्लेजिया है, पैरालिटिक अटैक है, और ग्रेड 5, मतलब काफ़ी सीवियर फॉर्म ऑफ पैरालिसिस। पाँव का अंगूठा भी मैं हिला नहीं पा रहा था उस समय, सेंसेशंस नहीं हो रहे थे कुछ भी, नीडल प्रिक कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे तो कुछ पेन का सेंसेशन नहीं हो रहा था। सो तुरंत एमआरआई स्कैन करवाया गया। एमआरआई का जब रिपोर्ट आया तो पता चला कि मेरे पूरे स्पाइन में, माने रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर्स हो गए थे। एंड बट दैट वाज नॉट ऑल। एक उससे भी बड़ा शॉक मेरी लाइफ में और आने वाला था कि जब वो स्पाइन में जो ट्यूमर्स का बायोप्सी करवाया और उसका जब रिपोर्ट फाइनल आया, टाटा मेमोरियल भेजा गया था मेरा बोन मैरो का सैंपल। तो उसका जब रिजल्ट आया तो पाया गया कि मुझे ये कैंसर है, ये लास्ट स्टेज में पहुंच गया है। और तब तक वो मेरा कैंसर मेरे इंटेस्टाइन में, मेरे ब्लैडर में, पैंक्रियास में, लिवर में, सब जगह फैल चुका था, पूरी स्पाइन में भी। सो इट वाज अ काइंड ऑफ ब्लड कैंसर ओनली कॉल्ड नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, बट उसमें भी 32 वेरिएंट्स होते हैं, एंड इट वाज द मोस्ट एग्रेसिव फॉर्म ऑफ कैंसर जो मुझे हुआ था। एंड डॉक्टर्स लोगों ने बोला कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 हफ्ते ही सरवाइव कर पाएगा और ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड उस समय अगेन ऐसा कहते हैं ना कि समहाउ तब तक मेरे पूरे फैमिली ने ये आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कर लिया था। मेरे मॉम ने, डैड ने, मेरी सिस्टर, ब्रदर ने, मैंने खुद ने। सो वी वर एन आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली। तो इतनी बड़ी न्यूज़ सुनने के बाद भी मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने मेरी माँ की आंखों में झांक के देखा तो शी वॉज नॉट पैनिकिंग। अगर किसी माँ को ऐसा बोला जाए उसका जवान बेटा इस दुनिया में सिर्फ 5 से 6 हफ्ते, ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं है, इसको घर ले जाइए, तो कैसा रिएक्शन होता है आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। पर माँ को मैंने देखा कि माँ बोल रही कि नहीं, मैं मेरे बेटे को बिना ट्रीटमेंट के इस दुनिया से नहीं जाने दूंगी, और मुझे पता है कि मैं इस बेटे को इस दुनिया में लाई हूँ, कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर होगा इसके जीवन में, एंड मिरेकल्स आर वेटिंग टू हैपन इन हिज लाइफ। एंड माँ का जब मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस देखा तो मेरे अंदर भी एक बहुत ज़्यादा विल पावर आ गया। एंड द स्टोरी गोज कि नेक्स्ट डे वाज माय बर्थडे and doctors believed that it could be my last birthday of my life. So then they again requested us कि भाई आप ये बर्थडे अपनी फैमिली के साथ घर पे मनाइए और फिर उसके अगले दिन आ जाइएगा ट्रीटमेंट के लिए। पर देन मैंने उस समय बोला कि नहीं, मेरा जो आई एम फेसिंग एन एनिमी विच इज कमिंग क्लोजर टू मी एवरी मोमेंट, एंड इट इज सो why I should wait for again 24 more hours. एंड अगर मैं मेरे बर्थडे के दिन ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ so it will be my biggest birthday gift. So biggest birthday gift to myself. And that is how मेरे बर्थडे के दिन ही 2012 में मेरा ये कैंसर ट्रीटमेंट शुरू हुआ, रेडिएशन हुआ, फिर कीमोथेरेपी हुआ। कीमोथेरेपी से याद आ रहा है कि कीमोथेरेपी इज ए वेरी मेरे हॉस्पिटल में जो मेरा वार्ड था उसमें बिकॉज आई वॉज पैरालाइज, तो मैं आई वॉज ऑलवेज लाइक 180 डिग्रीज लेटा रहता था। और मेरी वॉल पे, मेरे सामने जो आँख के सामने जो वॉल थी उस पर मैंने गुरु जी की एक छोटी सी पोस्ट फोटो मैंने एक चिपकाई हुई थी, वॉल पे पेस्ट की हुई थी, और वो फोटो ही मेरा सबसे बड़ा आधार था। लाइक दैट वाज लाइक माय टेम्पल, वही मेरा मंदिर था, वहीं पे मैं लेटे लेटे पूजा करता था। और मेरी कॉन्स्टेंटली मेरी उनके साथ कॉन्वर्जेशन होती रहती थी कि गुरुजी आप मेरे ट्रीटमेंट के साक्षी हो, तो अब मुझे किस बात का डर है। और आई वॉज जस्ट फीलिंग कि ही इज जस्ट देयर विथ मी ऑल थ्रू माई ट्रीटमेंट।
और उसके कई सारे ऐसे तो वंडरफुल एग्जांपल्स हैं मेरे हॉस्पिटल में, एक के बाद एक क्या मिरेकल्स हो रहे थे. So one of the miracle, couple of them will I will share with you guys. So one of them was कि यहाँ पे गुजरात के ही नहीं पूरे इंडिया के one of the top spine surgeons मेरा spine surgery करने वाले थे. And it was a very complicated surgery because पूरे spine में tumors हो गए थे. And डॉक्टर्स लोगों ने उसमें भी बोल दिया था कि only 20% like chances of success in the operation. कुछ भी गड़बड़ हुआ तो it could be fatal or he could be paralyzed on the wheelchair all his life. So there is no chance because spine की बहुत complicated होती है. And मेरा ऑपरेशन की पूरी तैयारी हो रही थी. नेक्स्ट मॉर्निंग वाज माय ऑपरेशन और रात को वो प्री ऑपरेशनल चेकअप के लिए जब वो डॉक्टर की टीम पूरी मुझे देखने आई, चेकअप कर रहे थे, सब पैरामीटर्स ले रहे थे मेरा, तो उसी समय एक नर्स जोर से चिल्लाई और उसने वो वहाँ पे जो डॉक्टर था उसको बोला कि अरे डॉक्टर देखो ये तो पेशेंट अपना पाँव का अंगूठा हिला पा रहा है. तो डॉक्टर ने बोला एक बार दोबारा करके दिखाइए आप. तो फिर आई वाज एबल टू मूव माय टोज. सो देन द स्टोरी गोज कि उन्होंने तुरंत ही डॉक्टर दवे को, डॉक्टर भरत दवे को कॉल किया. एंड इन द नाइट डॉक्टर दवे केम टू द हॉस्पिटल एंड ही सेड दिस इज समथिंग अनबिलीवेबल. एंड हमने इतने कम टाइम में हमने थोड़ी ही इसको मेडिसिन दी है, सिर्फ 2 ही दिन इसको मेडिसिन दी है और वी आर नॉट रेडी टू बिलीव कितने कम टाइम में इसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है मेडिसिन को. वी विल नॉट गो फॉर द सर्जरी, विल पोस्टपोन इट एंड लेट्स वेट एंड वॉच. एंड फ्रेंड्स, गुरुजी की ऐसी कृपा है अपरंपार कि आप लोग को ये जान के सरप्राइज होगा कि मेरी विदाउट एनी सर्जरी मैंने कैंसर को ओवरकम किया. सो देयर वाज नो सर्जरी. कीमोथेरेपी में भी ऐसा एक प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं लंबर पंक्चर. तो यहाँ पे कई सारे डॉक्टर्स हैं, उनको पता होगा कि मेडिकल साइंस में इसको वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल प्रोसीजर माना जाता है. वेरी वेरी पेनफुल. और मेरे जितनी बार भी कीमोथेरेपी होते थे उतनी बार लंबर पंक्चर होता था क्योंकि मेरे CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी उनको कीमोथेरेपी के ड्रग्स डालने होते थे. तो इट इज़ ए वेरी एक्सट्रीमली पेनफुल प्रोसीजर. पर उसमें भी आश्चर्य होता था कि जब वो डॉक्टर्स लोग कर रहे होते थे तो मैं कुछ गुनगुनाते रहता था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी और ये सब. और एक बार भी मैं ऐसे चिल्लाता नहीं था जैसे कि मेरे को पेन हो रहा है. तो वही मुझे ऐसा लगता है, ऐसे मुड़ के मैं देखता हूँ कि जैसे कि कोई था, कोई डेफिनेटली था जो मेरा पेन पूरा ले ले रहा था. द होल टीम ऑफ डॉक्टर्स वर सरप्राइज कि हमने आज तक ऐसा पेशेंट नहीं देखा. इसको कुछ फर्क ही नहीं होता है, कोई भी कुछ भी करते हैं हम इसके. सो दैट वाज द काइंड ऑफ थिंग. एंड फाइनली 2013 में एक दिन ऐसा भी आया when I was declared that I am cancer free. There were big celebrations in the hospital, and I was like having dreams in my eyes to go back to my career as an IT professional, if not in TCS, in some other IT company. And that is how again my life turned upside down one more time. और इस बार एक ऐसा झटका लगा मुझे जैसे कि कहते हैं ना पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है. मेरे को पहले आंखों में चश्मे थे और कैंसर ट्रीटमेंट से पहले ही. तो पर मेरा हर एक कीमोथेरेपी के बाद मेरी आईसाइट थोड़ी ड्विंडल हो रही थी और विजन थोड़ा कम होते जा रहा था. सो जब तक मेरे को डिक्लेयर किया गया कि मैं कैंसर को मैंने ओवरकम कर लिया है पूरी तरीके से, मेरे को काफ़ी धुंधला धुंधला दिख रहा था, काफ़ी ब्लर्ड विजन. तो मुझे लग रहा था कि सबसे पहले मुझे आई चेकअप करा के नए ग्लासेस बनवाने हैं. तो जब आई चेकअप में पाया कि मुझे मेरी आंखों की नस है वो डैमेज हो गई है और ये डैमेज भी इरिवर्सिबल होता है. और जो भी कुछ मुझे थोड़ा उस समय रेसिडुअल विजन था 15-20% जितना, वो भी उन लोगों ने बोला कि इन नेक्स्ट 2-3 months यू आर अबाउट टू लूज दिस एंटायर vision of yours. There's no treatment of this. Optic nerve once damaged, it is irreversible.
So doctors were not like हमने कई सारे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, इधर उधर रिपोर्ट्स भेजे, सब जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया में ट्राई किया, बट सब जगह से यही सेम रिप्लाई वाज कमिंग. एंड हमें एक बात तो कहना ही भूल गया कि जब ये मेरा एडमिशन हुआ था कैंसर हॉस्पिटल में, एट दैट टाइम मेरा आश्रम में, अपने बैंगलोर आश्रम में आर्ट ऑफ लिविंग एक टीचर थे, उनको किसी तरह से ये मैसेज मिला और उनको मैंने, मेरी मॉम ने और मैंने, क्योंकि उस समय फ़ोन पे तो मैं बात आराम से कर ही सकता था भले ही मैं पैरालाइज था, तो मैंने वो टीचर को बोला किसी भी तरीके से गुरुजी को ये मैसेज दो, मुझे उनकी ब्लेसिंग चाहिए. तो गुरु एक दिन मुझे अचानक से फ़ोन आता है मेरे मोबाइल पे और वहाँ से आवाज़ आती है कि हम गुरुजी के श्री के सेक्रेटरी बोल रहे हैं और गुरुजी आपसे बात करेंगे. एंड आई वाज लाइक जैप, मैंने कहा वाह, एंड मेरा मुंह ऐसे खुला का खुला रह गया और फिर गुरुजी की आवाज आई और गुरुजी बोलते हैं हाँ कैसे हो, खुश हो ना. तो गुरुजी को मैं बोलता हूँ कि हाँ गुरुजी मैं बहुत खुश हूँ. तो फिर गुरुजी बोलते हैं कि कष्ट तो नहीं है ना कुछ तुम्हें. मैंने कहा गुरुजी मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं बहुत बहुत खुश हूँ. तो मेरी मम्मी को बहुत गुस्सा आया, बोलते ये क्या बोल रहे हो, गुरुजी को बोलो कि तुम्हें कैंसर है, लास्ट स्टेज है, डॉक्टर्स बोल रहे तुम जिंदा नहीं बचोगे, उनसे ब्लेसिंग मांगो. मेरी मम्मी गुस्सा होके उन्होंने मुझसे मेरे हाथ से फोन छीना और उन्होंने गुरुजी को पूरा अधिकार से नहीं, जैसे एक माँ बोलती है, तो गुरुजी को बोला गुरुजी ऐसा है. और फिर गुरुजी मेरा बेटा भी यहाँ पे इंडिया में ट्रीटमेंट कर रहा है, मैं ठीक कर रही हूँ ना, और गुरुजी ये डॉक्टर्स बोल रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आप है तो कुछ, तो आप गुरुजी बोली ना सब ठीक हो जाएगा ना. तो गुरुजी ने बस दो ही वर्ड्स बोले, हाँ हाँ. तो माँ एकदम, मतलब इतना बेचैन थी ना माँ उस समय, और फिर एकदम माँ एकदम शांत हो गई उसके बाद. तो गुरुजी का ने इतने ऐसे बोला हाँ हाँ, just 2 words and that was enough for us to give that strength. So the story goes कि जब मेरी eyesight गई, now let's come back to this thing. eyesight जाने की जब न्यूज़ हमें पता चली, it was इवन मतलब जितना मुझे कैंसर और पैरालिसिस और ये सब नहीं हिला पाए थे, पर ये न्यूज़ ने तो डेफिनेटली मुझे पूरा हिला दिया था. एंड आई वाज रियली कंफ्यूज कि अब मेरा आगे करियर कैसे जाएगा आगे, बिकॉज आई हैड नो क्लू कि आईसाइट जाने के बाद हम क्या कुछ कर सकते हैं. तो बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती ना अपने को, तो वेरी लो, एंड समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है. पर इतना पता था कि गुरुजी ने मुझे यहाँ से असंभव सा कैंसर का जो ये केस था उसको मुझे जीतने की शक्ति दी है और मैंने जीता है असंभव से. तो पता इसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा, क्या कारण होगा वो पता नहीं चल रहा था. और तो एक फेथ तो थी, एक बार भी मेरे मन में क्वेश्चन नहीं आया कि क्यों गुरुजी ये मेरे साथ हो रहा है. बस मेरे मन में ये रहा था कि क्या रीजन होगा गुरुजी, लाइक काइंड ऑफ स्टेट ऑफ वंडर कि मेरी आईसाइट जा रही है, मैं क्या करूंगा, क्यों मेरा, मतलब ऐसे, मतलब कुछ तो होगा रीजन, व्हाट वाज दैट. सो तो मुझे ये था कि कभी ना कभी मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा. फिर एक दिन मैंने मेरे फिजियोथेरेपिस्ट को बोला बुला के कि आप मेरे घर में ट्रीटमेंट लेना बंद कर दो मेरा. एंड वो बोल रहे थे, ही वाज शॉक्ड क्योंकि उन्होंने मुझे डे 1 से देखा था, जब से मैं पैरालिटिक अटैक आया था. सो ट्वाइस अ डे, मॉर्निंग इवनिंग, कई बार दिन में 3 बार वो घर पे आके या हॉस्पिटल में मेरे को फिजियोथेरेपी देते थे, पैसिव फिजियोथेरेपी, एक्टिव, और अलग अलग मोडालिटीज यूज करके. तो अभी तक वो मेरे काफी बेस्ट फ्रेंड जैसे बन गए थे. इतने टाइम से, 1 साल से ऊपर, वो डेली मुझे मिलते थे दिन में, सुबह दोपहर शाम. तो ही बिकेम माय बेस्ट फ्रेंड एंड ही सेड कि भूपेंद्र भैया मैंने आपको कभी भी ऐसे नहीं देखा है और आपने कैंसर को हराया है, मैंने देखा है आपको, तो आप ये पैरालिसिस तो आपके लिए छोटी सी बात है और आप ऑलमोस्ट वॉकर लेके चल पा रहे हैं और ये सब, तो आप मुझे आने के लिए क्यों मना कर रहे हैं. तो फिर मैंने उनको बताया
कि ये सारे आई डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि अब मैं कुछ महीनों में मेरी आई साइट चली जाएगी, तो अब क्या फ़ायदा है मैं घर की चार दीवारी में ही रहूं घर से, या चलूं अपने पाँव पे। तो ही वॉज नॉट रेडी टू बिलीव, बोलते कि नहीं नहीं मैं तो आऊँगा, आपका ट्रीटमेंट करूँगा, एक बार आप मेरे फादर से मिलो और उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना फाइनल। तो आई वॉज कंफ्यूज कि इतना टाइम हो गया, उन्होंने कभी अपने फादर से नहीं मिलाया, तो आज अचानक से क्यों ये बोल रहे हैं कि मैं एक बार उनके फादर से मिलूं। और मैंने बोला कि देखिए डॉक्टर अलाप, आप मुझे जानते हैं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन माइंडेड पर्सन हूँ, मैंने कर लिया डिसीजन, तो आज के बाद आप मेरा जो भी फिजियोथेरेपी सेशन लेंगे मैं उसका पेमेंट आपको नहीं करूँगा, आपको करना है तो आप आना। तो उसके बाद ही वाज आल्सो एडमेंट एंड ही केम नेक्स्ट डे। उनके डैड नहीं आए, मैंने कहा आपके डैड कहाँ हैं? तो बोलते हैं वो टीचर हैं, तो ट्यूशंस बच्चों का एग्जाम चल रहा है तो ही इज वेरी बिजी एग्जाम टाइम, तो वो एग्जाम पूरा होते ही वो आएंगे आपसे मिलने के लिए। ये सब बहाने हैं। तो बोलते नहीं 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 मैं बाद में सच बोल रहा हूँ करके। फिर एक दिन वो अपने डैड को लेके आए और कैलाश भाई ने जब अपना हाथ मेरे हाथ में लिया, द फर्स्ट लाइन ही अटर्ड वाज कि मैंने अपनी आई साइट जब मैं सिर्फ 7 साल का था तब पूरी तरीके से दोनों आंखों की दृष्टि गंवा दी थी। तो छोटी माता जी या चिकन स्मॉल पॉक्स कहते हैं ना, उस समय वो काफी गरीब परिवार के थे कैलाश भाई, और उन्होंने फिर अपना कैसे स्ट्रगल करके पूरा जीवन बिना आई साइट के जिया। वो एमए बने, एमए के डिग्री के बाद वो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर बने, उन्होंने संगीत में विशारद किया, शास्त्रीय संगीत में। ही वाज लाइक एन अमेजिंग पर्सनालिटी। एंड वो मैं, मेरी माँ, पिताजी, हम सब लोग सुन रहे थे उनकी कहानी। हम लोगों ने तीनों ने एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ा हुआ था, सब लोग आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, मेरी माँ के, पिताजी के। और एंड वी वर नॉट रेडी टू बिलीव कि ऐसा भी हो सकता है। फिर कैलाश भाई ने बोला कि आज से मेरे 2 नहीं 3 बेटे हैं और ये भूपेंद्र भी मेरा ही बेटा है, और जितना भी मुझे आता है ये ब्रेल, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की जो भाषा होती है लिखने की पढ़ने की, उसको ब्रेल कहते हैं। वो कोरे कागज पे सुई से ऐसे छेद करते हैं और जो उभार आता है उसको उंगली से छू छू के पढ़ा जाता है, उसको ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। और उसमें पैटर्न्स बनाने होते हैं, डॉट्स के 6 डॉट्स के पैटर्न्स बनाते हैं एक कैरेक्टर के। आई कंसिडर इट एज ए वेरी वेरी टफ थिंग। आप सोचिए कि 32 इयर्स की एज में मुझे वापस क ख ग लिखना पढ़ना और इंग्लिश में ABCD अल्फाबेट्स वो सब सीखना पड़ रहा था। और यहाँ पे जो मेरे फिजियोथेरेपिस्ट थे वो मुझे सीढ़ी से चढ़ना उतरना, बिस्तर से अपने आप इंडिपेंडेंटली कैसे उठना है बैठना, वो सब मुझे उसकी ट्रेनिंग दे रहे थे, बिकॉज आई वाज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम माय पैराप्लेजिया। पैरालिसिस से मैं रिकवर हो रहा था। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा मेरा नया जन्म हुआ था उस समय। उठना बैठना, कैसे वॉशरूम इंडिपेंडेंटली जाना है, सब कुछ सीख रहा था मैं, लिखना पढ़ना। और यहाँ तक कि मैं एक सॉफ्टवेयर आईटी फील्ड में मैं इतना आई वाज, यू कैन कंसिडर दैट आई वाज वन ऑफ द लाइक इन वेरी वेरी गुड इन माय प्रोग्रामिंग स्किल्स एंड एवरीथिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो या प्रोग्रामिंग स्किल्स हो। मगर उसके बाद भी आई वाज नॉट एबल टू यूज माय ओन लैपटॉप। मेरा खुद का स्मार्टफोन जो था सैमसंग का उस समय, आई वाज नॉट एबल टू यूज इट बिकॉज उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं था स्पेशल। एंड कोई कॉल मेरे को आता था, मिस हो जाती थी, तो मुझे पता नहीं चलता था कि किसकी कॉल मिस हुई है, क्योंकि मेरे सामने वो ब्लैंक स्क्रीन रहती थी। और अब मुझे ऐसे मुड़ के ऐसे मैं देखता हूँ तो अहमदाबाद में हजारों फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, और गुरुदेव को शायद से पता था, नियति में ये सब लिखा ही था कि मेरी आईसाइट जाने वाली है। हजारों फिजियोथेरेपी में मेरे लिए, मेरे ट्रीटमेंट के लिए एक ऐसा फिजियो चुना गया था, डेस्टिनी ने ऐसा चुना, या तो मैं कहता हूँ गुरुदेव ने ऐसा चुन के रखा था, जिसके फादर ऑलरेडी ब्लाइंड थे, वो भी बचपन से। I mean, you guys can you guys believe that it's like miracle after miracle after miracle? और फिर हमने एक एडवांस कोर्स टीचर को मेरे घर पे आए थे, बिंदिया दीदी। मैंने मेरे लाइफ का फर्स्ट एडवांस कोर्स बॉम्बे में किया था बिंदिया दीदी का, तो आई वाज वेरी क्लोज टू बिंदिया दीदी। एंड ये सब जो हो रहा था मेरे जीवन में, उथल पुथल, वो सब मैं उनको बता रहा था, शेयर कर रहा था।
और फिर जब मेरी आई साइट गई है उस समय शायद से वो मेरे घर आए थे एंड तब उन्होंने मुझे बोला कि मेरी माँ को उन्होंने बोला जब ये सब हुआ ना तो मेरी माँ बहुत रोने लगी थी। तो कैंसर के समय एक बार भी मेरी माँ के आंख में आंसू नहीं आए थे, पर आई साइट जाने के बाद माँ को बहुत पीड़ा हो रही थी। तब दीदी ने मतलब बिंदिया दीदी ने खाली एक लाइन बोली कि वो मेरी माँ को माँ ही बोलती है, तो बोलती माँ आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, धनुष से तीर निकला था तेरे बेटे का सिर काटने के लिए और वो सिर्फ उसकी टोपी लेके चला गया। तो मतलब कुछ ऐसा था कि वो यहाँ से जाने ही वाला था, उसका टिकट पत्ता कटने ही वाला था मगर खाली उसकी आईसाइट गई। तो जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ है, देयर इज अ लार्जर पर्पस व्हिच वी डोंट नो। मुझे भी नहीं पता है कि इसका आगे क्या होगा, पर इतना जरूर पता है कि देयर इज समथिंग व्हिच वी डोंट नो, व्हिच ओनली गुरुदेव नोज, एंड यू प्लीज सरेंडर टू हिम फुल, 100% समर्पण करिए और जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। फिर तो मैंने जैसे बताया कि उसके बाद मैंने जैसे ये कैलाश भाई मेरे लाइफ में आए, ब्रेल सीखा 4 महीने में, मैंने हिंदी इंग्लिश गुजराती सब लिखना पढ़ना सब सीखा ब्रेल में, विच इज अगेन कंसिडर्ड अ बिग डील क्योंकि ब्रेल सीखने में काफी टाइम लगता है नॉर्मली, बट सबको 1.5 साल 2 साल 3 साल कई बार लग जाते हैं, इट्स अ वेरी टफ थिंग। और उसके बाद मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे यहाँ पे अंधजन मंडल है अहमदाबाद में, ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन वस्त्रापुर में, वहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया मेरी ये स्टोरी शेयर करने के लिए एज ए मोटिवेशनल स्पीकर। दैट वाज माय फर्स्ट टॉक एंड वहाँ पे काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला मुझे ऑडियंस का, सबने मुझे बहुत प्यार से उसको रिसीव किया मेरे टॉक को। एंड मुझे बाद में उन लोगों ने टूर पे ले गए, जो वहाँ के हेड थे इंस्टीट्यूट के, तो मुझे एक जगह लैब में उन्होंने बताया कि ये कंप्यूटर लैब है, यहाँ पे विजुअल इम्पेयर्ड लोग कंप्यूटर की प्रैक्टिस करते हैं। एंड आई वाज सरप्राइज कि कंप्यूटर की प्रैक्टिस कैसे करते हैं वो लोग। तो उन्होंने मुझे हेडफोन पहनाया मेरे कान में, तो वो सब नहीं, वो सॉफ्टवेयर जो मैकेनिकल आवाज बोलता है, तो वो सारी आवाज मुझे, तो मैंने कहा ये क्या है। तो फिर देन आई वाज, तो दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। और फिर मैंने मेरे लैपटॉप में वो इंस्टॉल किया क्योंकि मैं डेली अप डाउन नहीं कर सकता था गांधीनगर से अहमदाबाद वो सीखने के लिए सॉफ्टवेयर। तो मैंने वो इंस्टॉल किया मेरे सॉफ्टवेयर मेरे मोबाइल में और लैपटॉप में, और मैं खुद ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो मुझे ये हेल्प मिली कि मैं घर बैठे बैठे खुद ही एक्सप्लोर कर करके सब मैंने वापस सब कुछ, मैं आई बिकेम वेल वर्स्ड इन एक्सेसिंग माय इंटरनेट एंड एवरीथिंग। और थोड़ा बहुत जहाँ पे मैं अटक रहा था वहाँ पे फ़ोन करके पूछ लेता था वहाँ के इंस्टीट्यूट के टीचर्स को, और इस तरीके से फिर मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन की। आप मानेंगे नहीं, 2013 में मेरी आई साइट गई है, 2014 में less than 12 months of preparation of for the competitive exams, और 1.5-2 साल का गैप करंट अफेयर्स का और सबसा, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़े थे जब मैं कैंसर में से लड़ रहा था। उसके बाद मुझे ये सब एक ये चैलेंज था कि करंट अफेयर्स सब कुछ आता है इसमें, आई साइट नई नई गई थी, और एक ही साल में मैंने 8 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक किए, इंटरव्यूज क्रैक किए बैंकिंग से रिलेटेड, बहुत सारे, बैंक ऑफ बड़ौदा का पीओ, एसबीआई क्लर्क, और आईबीपीएस का क्लरिकल एग्जाम, और यूपीएससी सिविल सर्विसेज का भी प्रिलिमिनरी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया। इंटरव्यू कॉल मेरा सिर्फ 13 नंबर से रह गया था। और उसके बाद मेरा अल्टीमेटली आरबीआई में मैनेजर में सिलेक्शन हुआ। आरबीआई मैनेजर के सिलेक्शन में भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मेरे बाल बहुत बड़े हैं। बाल की स्टोरी ऐसी है कि जब कीमोथेरेपी होती है तो पूरे शरीर के सारे बाल गिर जाते हैं, सो आई वाज टोटली बॉल्ड। और जब मैंने कैंसर रिकवर किया और जब धीरे धीरे बाल आने लगे तब मेरी आई साइट चली गई। तो मैं अपने आप को शीशे के सामने देखता था तो अंधेरा ही अंधेरा दिखता था, तो अपने में वो बाल बढ़ते हुए सिर्फ छू के फील करके महसूस कर पाता था कि मैं कैसा लग रहा हूँ बड़े बाल में। तो क्योंकि मेरी आंखों की जो इमेजेस खुद की है वो मेरी गंजेपन की है, टकलेपन की। तो फिर मैं आई वाज फैसिनेटेड विथ माय ओन हेयर, और फिर मैं बाल कटा नहीं रहा था, और आई वाज लाइक
जब भी मैं बाल, तो फिर अल्टीमेटली मेरे बाल बढ़ाता गया और लंबे बाल हो गए मेरे काफी। तो जब मेरा आरबीआई में इंटरव्यू होने वाला था तो घर में सब लोग बोल रहे थे कि अब तो तुम्हें ये बाकी सारे इंटरव्यूज तुमने क्रैक कर लिए, पर ये आरबीआई है यार, यू कांट टेक ए चांस। और यहाँ पे तो तुम्हें एक प्रोफेशनल लगना चाहिए, छोटे बाल करके जैसे स्मार्ट बन के जाते हैं वैसे। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे मेरे बालों से बहुत प्यार है और मैं तो ये नहीं कटाने वाला। क्या हो गया है इसको? तो फिर मैंने बोला कि ठीक है। फिर मैंने मतलब कि कोई बात नहीं, आप लोग इतना बोल रहे हैं तो मैं एक बार साधना करता हूँ, और साधना करने के बाद जो मेरी इनर वॉइस होगी मैं वैसे ही करूँगा। अगर मेरी इनर वॉइस बोलती कि जाओ बाल कटा लो, तो साधना करके मैंने फिर अपनी फैमिली को अनाउंस किया कि मेरी इनर वॉइस बोल रही कि बाल नहीं कटाना है। और लेट मी सी कि आरबीआई मेरा क्या चेक करता है, मेरी इंटेलिजेंस करता है कि मेरी लुक्स करता है। फिर मैं गया इंटरव्यू देने, एंड इट गोज लाइक दिस कि इंटरव्यू में मैंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे। और ऐसा हुआ कि फिर अल्टीमेटली मेरा सिलेक्शन हुआ। इंटरव्यू में मुझसे पूछा भी गया था कि आपने त्रिपाठी जी बाल क्यों बड़े किए हैं, इतने बड़े बाल क्यों? तो उस समय मैंने उनको बोला कि सर, this long hair is like my souvenir of my struggle, of my fight with the cancer, last stage cancer, how I defeated it. So that is why these long hair are constantly remind me of my willpower and my strength, inner strength. तो मेरा आंसर सुन के शायद से उन लोगों ने they were all, तो ये ऐसा स्टोरी है कि फिर बाद में आरबीआई में जॉब पाने के बाद भी मैं कॉम्प्लेसेंट नहीं रहा। और दो उसमें जो 3.5 महीने की रिग्रेस ट्रेनिंग होती है, उसमें मुझे बेस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट ट्रेनी अवार्ड मिला। पूरे बैच में 112 लोग का बैच था मेरा, उसमें मुझे बेस्ट ट्रेनी का अवार्ड मिला। मेरे बैच में अकेला ऐसा था जो 100% ब्लाइंड था, बाकी सारे लोग ऑल ओवर इंडिया से जो सिलेक्ट होके आए थे, मैनेजर्स, प्रोफेशनल्स, वो लोग वो लोग देख सकते थे, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते थे, कि स्टडी सॉल्व कर सकते थे ग्रुप स्टडी में। मेरे लिए इतना सब करना आसान नहीं था। और फिर जब मैंने यहाँ पे अहमदाबाद में पोस्टिंग हुई तो 2015 में 16 में मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री के बेंचमार्क 2 एग्जाम्स माने जाते हैं, JIIB और CIIB, काफ़ी टफ एग्जाम्स माने जाते हैं, वो भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किए डिस्टिंक्शन के साथ। 2017 में मैंने एक गुरुजी की ग्रेस से और कृपा से एक ऐसा माइलस्टोन क्रिएट किया कि आई बिकेम द फर्स्ट ब्लाइंड पर्सन इन द होल वर्ल्ड टू क्रैक a certification course conducted by IMF, Washington DC, मैक्रोइकोनॉमिक अकाउंटिंग में होता है, और उसमें भी मुझे 93% आए थे। और ये सब को देखते हुए जो मेरा एम्प्लॉयर था उस समय आरबीआई, उन्होंने मेरा नाम रेकमेंड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और 2018 में मुझे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ प्रेसिडेंशियल अवार्ड, नेशनल अवार्ड जिसको कहते हैं, बेस्ट विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉय ऑफ द कंट्री, वो अवार्ड मिला मुझे विज्ञान भवन में दिल्ली में। एंड उसके बाद 2019-20 में मुझे कई सारे मोटिवेशनल टॉक्स होता है, जैसे लोकेश जी ने बताया। मैंने मेरी आईसाइट जाने के बाद पहला जो मेरा कोर्स था एडवांस कोर्स, उसके पहले मैंने ऑलरेडी कई सारे एडवांस कोर्स किए हुए थे, पर आईसाइट जाने के बाद वो कहते ना आत्मा में से वो तड़प उठ रही थी कि मुझे एडवांस कोर्स करना है। पर एक के बाद एक ऐसा जीवन में घटते जा रहा था ना कि पहले आईसाइट गई, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन, दिन में 18 घंटे पढ़ना, कोई भी चीज मेरे लिए आसान नहीं था। जो मैं चीज बोल रहा हूँ कि बेस्ट ट्रेनी अवार्ड पाना, कोई भी एग्जाम पास करना, उसके लिए कितनी मेहनत होती है, कितनी बुक्स रिकॉर्ड करनी पड़ी थी, मुझे पेपर में ऐड छपाने पड़ रहे थे कि मुझे वॉलंटियर्स चाहिए रिकॉर्डिंग करने के लिए। सो देयर वाज ये एक अचीवमेंट के पीछे भी मैं बहुत कुछ है शेयर करने का, मगर आई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम आई विल जस्ट सफाइस टू से कि जो मेरा एडवांस कोर्स पहला हुआ था वो मैंने लद्दाख में किया ऋषि जी के साथ, नित्य प्रज्ञ जी के साथ। और वहाँ पे भी मैंने रजिस्टर तो कर दिया था,
और अहमदाबाद से एक बंदा रजिस्टर करने के बाद पता चला कि एक और भाई आने वाला है, और वो मैं और वो साथ में जाने वाले थे, तो मुझे आई वाज सो एक्साइटेड कि हम लोग साथ में ट्रैवल करेंगे एटलीस्ट। पर इट सो हैपेंड कि मुझे पता चला कि उस बंदे ने ऑलरेडी फ्लाइट टिकट जो बुक किया है वो उस फ्लाइट में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी अहमदाबाद से दिल्ली और दिल्ली से लेह की। तो फिर मुझे जो जिस फ्लाइट में अवेलेबल, मतलब अलग, मुझे सोलो जर्नी ही, मेरी फ्लाइट की जो फर्स्ट सोलो जर्नी करनी थी वो अकेले ही करनी पड़ी। हालांकि वहां पे वो एयरपोर्ट पे था लद्दाख पे मुझे रिसीव करने के लिए। पर सो द स्टोरी गोज कि लास्ट डे एडवांस कोर्स के मुझे नहीं, सब लोग ऋषि जी पूछते हैं सब पार्टिसिपेंट्स को, सेवा के कमिटमेंट लेते हैं। तो मेरे मन में बहुत ऐसा आ रहा था कि पहले मैं जैसे कोर्सेज ऑर्गेनाइज करता था, सो मैं बॉम्बे में मैंने 4 साल स्पेंड किए हैं जब मैं टीसीएस में था। तो बॉम्बे के डेज में मैं आर्ट ऑफ लिविंग में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था एज ए वॉलंटियर। और गुरुजी उस समय महाशिवरात्रि स्पेंड किया करने आए थे बॉम्बे में, एंड आई वाज वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन दैट। और बहुत सारे कोर्सेज, बाबा का डीएसएन कोर्स ऑर्गेनाइज करना, बाबा दिनेश जी का, और ये विक्रम हजारे जी के कई सारे महासत्संग ऑर्गेनाइज करना। तो कई सारे इसे सेवा प्रोजेक्ट्स में मैं इन्वॉल्व होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और मैं ये सोच रहा था कि अभी अभी मैं पैरालिसिस से रिकवर हुआ हूँ और फुल स्टेबल नहीं हुआ हूँ मैं, और हालांकि मैं आरबीआई में ज्वाइन कर चुका था। फिर ऋषि जी सबसे पूछ रहे थे कि तुम क्या करोगे, क्या प्रोजेक्ट लोगे। मैंने ऋषि जी को बोला कि गुरु जी, ऋषि जी मैं क्या सेवा करूंगा। अब मेरे मन में इतना ज्यादा एक क्वेश्चन मार्क है। मैं पहले जैसे डोर टू डोर कैंपेन तो नहीं कर सकता जैसे जो करता था। तो ऋषि जी ने बोला कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि एक पर्टिकुलर तरीका ही होता है सेवा करने का। और तुम्हारी जो ये स्माइल है ना, तुम क्या जानते हो, तुम्हारी स्माइल से ही कितने सारे लोग जो तुमको देखते हैं वो ऑलरेडी इंस्पायर हो जाते हैं इस पाथ पे आने के लिए, या उनके अंदर आत्मा, एक तुम एक बुझे हुए दीपक को भी जलाने की क्षमता है तुम्हारे अंदर, ऐसा ऋषि जी ने बोला। तो तुम्हारा प्रेजेंस ही तुम्हारा, तुम ऐसा अपने प्रेजेंस को ऐसा बनाओ कि वही तुम्हारी सेवा बन जाए। लाइक वाओ, एटलीस्ट वो मेरे मन पे एक वो गिल्ट था, बोझ था कि मैं सेवा नहीं कर रहा हूँ, कि मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो रही है। और फिर गुरु जी ने मेरी लाइफ को ऐसा डिजाइन किया कि इतनी ज्यादा मुझे लोगों ने रिकग्नाइज करना शुरू किया मोटिवेशनल टॉक्स देने के लिए, यूनिवर्सिटीज आफ्टर यूनिवर्सिटीज, कई सारे एनजीओ में, न्यूज़पेपर्स वाले लोगों ने, मीडिया में, अहमदाबाद मिरर, टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे, अमर उजाला, दिव्य भास्कर, तो जी न्यूज में भी। तो ये सारा मेरा चलता रहा, और आई वॉज एबल टू गिव बैक टू दी सोसाइटी and inspire not just the cancer fighters and paralytic fighters. मुझे दूर दूर से लोगों के अप्रोच करने लगे मुझे। सो देन आई फेल्ट कि नहीं गुरु जी, आपने मुझे एक सही डायरेक्शन दिया है और सबको मैं मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। कि जब जीवन में सब कुछ खो जाता है, तो अगर आपके जीवन में आपने एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया है लाइफ में, जो 6 दिन मैंने 1996 में किए थे हैप्पीनेस कोर्स या बेसिक कोर्स के, हालांकि उसके बाद मैंने कई सारे एडवांस कोर्स, डीएसएन, सब कुछ किया था, सहज। तो जो एक मैंने पहला कदम उठाया, तो कहते हैं ना कि गुरुजी 100 कदम उठाते हैं आपकी तरफ, और छोटे मोटी तो ठोकरें लगती है तो गुरुजी तो संभाल ही लेते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कई बार, एक दो बार नहीं, मुझे ऊंचे ऊंचे चट्टानों से, पर्वतों से मैं नीचे गिरा हूँ। और जैसे प्रहलाद को विष्णु भगवान ने अपनी गोद में उठा लिया था, वैसे तो मैं भक्त प्रहलाद, मगर एक तो ये कहीं ना कहीं मानना ही पड़ेगा कि गुरुजी का अमेजिंग, मतलब I have no words to say. Like he was there with me in every challenges which I faced in my life. He was just there. That invisible hand was always there. गुरुजी का एक बार गुरुजी यहाँ पे आए थे अहमदाबाद में, तो उस समय किसी ने, हाँ, अहमदाबाद में मेहुल भैया हिमादी के घर पे
गुरु दर्शन के लिए। तो मैं आरबीआई ऑफिस में से पूरी दिन की छुट्टी लेके तो जा नहीं सकता था, तो मैं लंच टाइम में मेरे बॉस को परमिशन लेके गया। तो जब तक मैं पहुंचा तो गुरुजी ने, मतलब वहाँ के टीचर्स ने, वॉलंटियर्स ने बोला कि चीफ मिनिस्टर या कोई वहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट वीआईपी आए हैं, गुरुजी के साथ उनकी मीटिंग चल रही है, तो गुरुजी का दरवाजा बंद है, तो अभी दर्शन नहीं कर सकते। तो अभी उन्होंने सबको बोला कि अभी जो लोग भी वहाँ पे वेट कर रहे थे उनको बोला कि अब आप लोग जाइए, प्रसाद ग्रहण करके सब लोग जाइएगा, अब आप लोग वापस जाइए, क्योंकि ये मीटिंग कब तक चलेगी पता नहीं है। और मैं वहीं पे, जैसे ही मैंने ये सुना ना, तो मैं खड़ा था और वहीं पे एक पिलर का सपोर्ट लेके मैं खड़ा था, और मैं वहीं पे बैठ गया, पिलर जमीन पे, पिलर का सपोर्ट लेके। और सब लोग मतलब वॉलंटियर्स बार बार मुझे आके बोल रहे हैं कि अरे आप उठिए, आप जाइए, प्रसाद खाइए, यहाँ पे बैठने का वेट करने का कोई फायदा नहीं है। तो और मैं मन ही मन गुरु जी से प्रार्थना कर, मैंने गुरु जी मैं आया हूँ आपसे, आपका दर्शन करने के लिए, एक झलक, मैं आपको देख नहीं सकता तो मगर मैं आपके प्रेजेंस में तो आना चाहता हूँ, ये वो करके मेरा पूरा चल रहा था। फिर अल्टीमेटली मैं टाइम देख रहा था, तो 1 घंटे से तो क्या 1.25 घंटे हो गए थे, तो इट वाज लाइक हाई टाइम। तो इतने में मुझे ऑफिस से एक फोन आता है, तो मैंने बोला सर मेरा लंच पूरा हो गया और मैं बस अभी आ ही रहा हूँ थोड़ी देर में। एंड विद a heavy heart I was just about to go कि उबर बुक करने के लिए मैं उबर बुक कर रहा था अपने मोबाइल में। इतने में ही मुझे किसी वॉलंटियर ने आके बोला कि आप गुरुजी का वेट कर रहे थे ना, वो मीटिंग हो गई है पूरी, तो अभी आप जाइए मत। मतलब मैं उठ खड़े हो गया था, दरवाजे की ओर जा रहा था दीवार पकड़ के, बोलते अरे अरे अभी आप मत जाइए, तो दरवाजा खुल गया है, मीटिंग पूरी हो गई, तो अभी आप अंदर चल सकते हैं, आपको चलना है? मैंने कहा ऑफ कोर्स चलना है। तो मुझे वो अंदर ले आके गुरुजी का दर्शन क्विकली हो गया। मतलब गुरुजी मेरा इतना ध्यान रखते हैं, मुझे ऐसा लगता है हर पल। फिर मैं जब पहली बार मेरी नए जन्म में, ये इसको मैं मेरा नया जन्म कहता हूँ आईसाइट जाने के बाद, तो जब मैं पहली बार बैंगलोर आश्रम गया, उसके पहले तो मैंने नवरात्रि और कई सारी चीजें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे। जब मैं पिछले जन्म में, मतलब जब मैं दृष्टि थी उस समय, नए जन्म में मैं विज्ञान भैरव करने गया था। तो वहां पे भी फर्स्ट टाइम जब मैं आश्रम में एंटर हुआ, तो एक्चुअली पहले मैं वहाँ पे जो अपना श्री श्री आयुर्वेदा हॉस्पिटल है, वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए विज्ञान भैरव से 4-5 दिन पहले ही वहाँ पे मैं ट्रीटमेंट के लिए एडमिट हो गया था आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, और वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। जिस दिन से मेरा विज्ञान भैरव शुरू हुआ, फिर उस दिन मैं पहली बार आश्रम में आया। आश्रम में जैसे ही मैं पहली बार एंटर हुआ, तो मेरे को एकदम ऐसी वो कहते ना कि आंखों के चारों तरफ अंधेरा है, मगर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अंधेरा है, सब कुछ जैसे दिख रहा है, विशालक्षी, वो एम्फी थिएटर, सब कुछ मेरे आंख के सामने एकदम सजीव जैसे। तो फिर मैं वहाँ पे जहाँ पे वो एकोमोडेशन के लिए वो डेस्क होती है, वहाँ पे उसके बाहर हम वहाँ तक कार लेके गए थे, तो वहाँ पे खड़ी थी कार। तो उतर के मैंने माँ को बोला कि माँ आप जाके हमारे को कहाँ पे मिला है रूम, वो सब देखिए। तो इतने में ना मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ के बोला कि गुरुजी की कार आ रही है, चलो 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 मेरे साथ चलो। हम लोग दौड़ते दौड़ते गए, और गुरुजी की कार वहीं से पास में से रुकी, और 1 मिनट के लिए रुकी, गुरुजी ने अपना कांच नीचे किया, और फिर माँ को और मुझे देख के बोला अरे आप लोग यहाँ पे भी आ गए। तो उसके 2-3 महीने पहले ही हम लोगों ने, मतलब ये दिवाली के समय गुरुजी आते हैं ना अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में वो मैंने बताया ना हेमा दीदी के घर पे वो गुरुजी के साथ दर्शन हुआ था। तो गुरुजी को इतना याद रहता है। तो इस तरीके से मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ कि गुरु जीवन में है तो सब कुछ संभव है, और श्रद्धा का एक ऐसा दीपक अपने अंदर जला के रखना कि चाहे कितनी भी जीवन में आंधियां आए, उसको खुद कोई बुझा ना पाए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि फेथ ऐसी स्ट्रांग हो कि कोई भी जीवन में अप्स एंड डाउन्स हो, हमारी जो फेथ है वो कभी कोई हिले नहीं। उसके बाद तो गुरु है सब कुछ संभालने वाला, वैसे भी वही संभालते हैं। वो गोवर्धन पर्वत जैसे कन्हैया जी ने अपनी छोटी उंगली पे उठाया हुआ था, बाकी सारे गोपी हैं वो अपनी लाठी और डंडा लगा रहे थे, मगर उनको ऐसा लग रहा था, आभास लग रहा था कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। करने वाले तो सब कुछ वही है, मगर ऐसा है ना कि अद्भुत है। ऐसे तो काउंटलेस और बहुत सारी स्टोरीज हैं, मगर
आई थिंक काफी देर हो गई है, तो फिर कभी किसी और सत्संग में मैं कुछ और भी अनुभव गुरुजी के साथ जो हुए हैं से और शेयर करूंगा। और आई होप आप लोग को मेरी ये गुरु स्टोरी अच्छी लगी होगी। और जय गुरुदेव।